जय हिंद बच्चों। आरती एनसीईआरटी का ये पहला एपिसोड है और इसके अंदर हम एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को करके देखेंगे और उन क्वेश्चंस में से आईआईटी जेईई या नीट के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उन पर ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बिना समय खराब करे शुरू करते हैं पहला एपिसोड सॉलिड स्टेट पार्ट 1। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे रखा व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड और दूसरा क्वेश्चन दे रखा व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सबको मालूम है आंसर क्या लिखा जाना है। आंसर लिखा जाना है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से पार्टिकल की पोजीशन फिक्स हो जाती है और इसी वजह से रिजिड होते हैं और साथ ही साथ इनका वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है एक्चुअली में, और दो चीज़ें ये हैं कि सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्चुअली में दो चीज़ें मौजूद रहती हैं वहाँ पर। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद रहते हैं जो पार्टिकल्स को पास पास रखते हैं। दूसरा जो वहाँ पर मौजूद रहता है वो होती है थर्मल एनर्जी। वो सबके पास होती है, रूम टेम्परेचर पर भी रहती है, एलिवेटेड टेम्परेचर में भी रहती है, कम टेम्परेचर में भी रहती है। थर्मल एनर्जी क्या काम करती है? थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को दूर दूर करती है। तो जो सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर खासियत ये होती है कि रूम टेम्परेचर पर इनके अंदर थर्मल एनर्जी की जो अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, जिस वजह से इनकी डेफिनेट शेप हो जाती है, पार्टिकल की पोजीशन फिक्स हो जाती है, डेफिनेट शेप हो जाती है और ये रिजिड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप मॉलिक्यूल्स क्लोज वेयर एज थर्मल एनर्जी tends to keep them apart, दूर दूर रखने की कोशिश करते हैं। At room temperature, the thermal energy is low and intermolecular forces bring them so close that they clings to one another and occupy fixed position। तो यहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का, इसके साथ साथ थर्मल एनर्जी का। और रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी की वैल्यू कम होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डोमिनेट करते हैं, इस वजह से इनकी डेफिनेट शेप होती है और ये रिजिड होते हैं। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था, बोल रखा है, ये मैंने सवाल पर स्टार बनाया है, इसका मतलब आप ये समझ लें कि इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। नीट के एग्जाम में भी, जेईई मेंस के एग्जाम में भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आए तो छांटने में, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में अगर आए तो छांटने में दिक्कत हो सकती है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन, और यहाँ पे कुछ सब्सटेंस लिख रखे हैं। इन सब्सटेंसेस को एमोर्फस और क्रिस्टलाइन के रूप में क्लासीफाई करना है, पहचानना है। अब देखिए, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस दो प्रकार के हो सकती हैं, दो प्रकार की चीजें उसके अंदर हो सकती हैं। तो एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं। एमोर्फस के अंदर भी दो चीजें हो सकती हैं, तो उसके अंदर पॉलीमर्स हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं। आप सोचेंगे सर मिक्सचर कंपाउंड्स में क्या फर्क है? कंपाउंड्स के अंदर एक्चुअली में फिक्स्ड कंपोजिशन रहती है। यहाँ पर इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है, यहाँ पर फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। लेकिन अगर आप इनकी बात करेंगे, इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन, नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है। तो कहीं पर भी अगर आपको पॉलीमर मिलेगा, फाइबर मिलेगा या प्लास्टिक मिलेगा, रबड़ मिलेगा, ये सब एमोर्फस सब्सटेंसेस के अंदर आने वाले। आप देखिए, आपको दिख जाएंगे आराम से। आइए देखते हैं। सेलोफान ये पॉलीमर है, पॉलीमर है फिर तो एमोर्फस सब्सटेंस हो जाएगा। जो बच्चों के स्कूल की किताबें होती हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक की पन्नी चढ़ी हुई रहती है, प्लास्टिक के उसके ऊपर जिल्द चढ़ाते हैं, वो सेलोफान ही है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली का मतलब पॉलीमर, एमोर्फस सब्सटेंसेस में जाएगा। फाइबर एमोर्फस सब्सटेंस में जाएगा। अब कॉपर को देखिए, ये मेटल है, एलिमेंट हुआ, किस में जाएगा? क्रिस्टलाइन के अंदर। इधर आ जाइए, पॉली का मतलब पॉलीमर, पॉलीयूरेथेन किस में जाएगा? एमोर्फस के अंदर। अब टेफ्लॉन पॉलीमर होता है। टेफ्लॉन आपको मालूम है, जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं घर में, यानी कि वो बर्तन जिन पे खाना नहीं चिपकता है, कढ़ाई वगैरह देखी होंगे आपने, वो टेफ्लॉन है, पॉलीमर है। ये भी जाएगा एमोर्फस के अंदर। अब आप इसको देखिए तो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये तो आयनिक कंपाउंड है। तो ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हुए। ये भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हुआ, ये भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हुआ, ये भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर या इंटीजर के तौर पर सब आपको दे दिए जाएं और कहा जाए कि इनमें से टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस छांटिए, यकीन मानिए पहली बारी में गलत होने के चांसेस रहेंगे। अच्छा ऑब्जेक्टिव इस जगह से जेईई मेंस या नीट के अंदर बन सकता है। चौथा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, Why is glass considered as super cooled liquid? अब ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है, इसका जनरल आंसर आप लोगों ने सुना होगा। उसी आंसर को हम और इलेबोरेट करने वाले हैं। होता क्या है कि ग्लास एक एमोर्फस सब्सटेंस है। जो नॉर्मल आंसर लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ग्लास एक एमोर्फस सब्सटेंस है।
एमॉर्फस सब्सटेंसेस के अंदर क्या खास बात होती है कि जो एमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं, एमॉर्फस सब्सटेंसेस के अंदर खास बात ये होती है कि एमॉर्फस सब्सटेंसेस उनके अंदर पार्टिकल्स की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है और ना उनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी होती है कि आप अपने ऊपर अपनी फिक्स्ड पोजीशन रखिए। जबकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फिक्स्ड लोकेशन होती है, फिक्स्ड पोजीशन होती है, फिक्स्ड पैटर्न में वो अरेंज्ड होते हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अपनी पोजीशन आपको फिक्स रखनी है। एमॉर्फस पे नहीं होती है, इसलिए उनके पार्टिकल अपनी अपनी जगह से डिसलोकेट होते रहते हैं, लेकिन बहुत तेजी से नहीं होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं। तो आप अगर ग्लास को अगर कभी खड़ा कर दें तो खड़ा करने पर ग्लास के पार्टिकल्स अगर बहुत लंबे समय तक विंडो के ग्लासेस को खड़ा कर दिया, विंडो ग्लास को छोड़ दिया जाए, तो विंडो ग्लास को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो नीचे से विंडो ग्लास थोड़े से चौड़े मिलते हैं, मतलब मोटे मिलते हैं, ऊपर से पतले मिलते हैं। रीज़न ये दिया जाता है कि ग्लास जो है एक सुपर कूल्ड लिक्विड है और उसके पार्टिकल धीरे धीरे करके उनके अंदर फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, फ्लो करके नीचे की तरफ आते हैं और नीचे से ग्लास मोटा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या बात हो रही है। एमॉर्फस सॉलिड्स लाइक ग्लास हैव टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली, बहुत तेज नहीं होते हैं ये। देयरफॉर समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड्स। अब जो मैं आपको बात बता रहा था वो सुनिए। मैंने भी आपको बताया कि एमॉर्फस सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, पार्टिकल की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो उनके ऊपर ऐसे कोई जिम्मेदारी भी नहीं कि अपनी पोजीशन को फिक्स रखें। जैसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस रखते हैं तो वो पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ करके एक जगह दूसरी जगह डिसलोकेट होते रहते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं। अब इसका एक बहुत शानदार उदाहरण इस प्रकार के जो विंडो ग्लासेस हैं, इसको यहाँ पर बताया, सुनाया और सिखाया जाता है। जो विंडो ग्लासेस होते हैं, खिड़कियों के जो कांच होते हैं, वो नीचे से जो होते हैं, नीचे से मोटे होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी जो मिथ है अब लोग काफ़ी हद तक टूट चुका है। ये जो एक्सप्लेनेशन है कि ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, एक्चुअली ग्लास सॉलिड ही है, सुपर कूल्ड लिक्विड जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इसको नहीं माना जाता। हालांकि आप जब अपने एनसीईआरटी के आंसर के तौर पर लिखेंगे तो आप इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि उसके अंदर फ्लोइंग टेंडेंसी होती है। पर मैं आपको उसका थोड़ा एडवांस वर्जन बता रहा हूँ कि अब आज की डेट में ये थ्योरी पूरी तरह से डिस्कार्डेड है। ग्लास को अब सॉलिड ही मानते हैं और विंडो के जो नीचे के ग्लास मोटे हैं वो एक्चुअली में जब ग्लास को बनाया जाता है तो जब इसकी प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन कैसे होती है वो भी एक बार आप देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन है इसकी। मैं चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन भी एक बार देखें। जब इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करने के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलानी होती हैं। रेत मिलानी होती है, सैंड, उसके अंदर मिलाते हैं आप Na2CO3, उसके साथ साथ मिलाते हैं जिप्सम CaSO4.2H2, उसके साथ साथ कैल्शियम नाइट्रेट और CaCO3, ये सब चीज़ें मिलाते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट ग्लास को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लास के अंदर ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, ट्रांसपेरेंट अच्छा बने, उसके लिए हम इसके अंदर यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट मिलाते हैं। इस पूरे को मिलाकर के एक फर्नेस में रख दिया जाता है, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही गर्म किया जाता है। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तो ये सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एक लिक्विड मिक्सचर बनता है, उसको कूल करते हैं तो ग्लास बनता है। ग्लास के बारे में ये कहना कि इसको विंडो के ग्लास नीचे से मोटे होते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए गलत है क्योंकि जब ग्लासेस को बनाया जाता है तो जब उनको बनाया जाता है विंडो ग्लासेस को, तो बनाते समय ही उसकी किनारे की एजेस थोड़ी सी मोटी कर दी जाती हैं ताकि ग्लास को मजबूती मिल सके। और विंडो के अंदर जब ग्लास को सेट किया जाता है तो उस वक्त भी जानबूझ करके उनकी मोटी वाली साइड को नीचे रखते हैं ताकि विंडो के अंदर जब ग्लास लगा रहे तो उसके अंदर मजबूती आए। पतली वाली साइड को नीचे रखेंगे तो मजबूती नहीं आएगी। इस बात को बाकायदा 3 साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं, ये जिंग झाओ, सिंडे सिमोन और ग्रिगोनी मैकेना नाम के 3 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बाकायदा एक 20 मिलियन ईयर्स पुराना एक चंक ऑफ एम्बर लेकर के इसके ऊपर अलग अलग टेम्परेचर पर इसको डील करके ये जस्टिफाई कर चुके हैं, ये प्रूफ कर चुके हैं आज की डेट में कि ग्लास जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड नहीं है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि, तो आपको इस क्वेश्चन को, इसका आंसर यही लिखना है जो आपको बताया गया है। मैं चाहता था कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने के लिए मिले। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड एंड फाउंड टू बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। पूछा सॉलिड किस टाइप का है, तो जनाब सारी डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ एमॉर्फस सब्सटेंसेस की मिलती हैं। एमॉर्फस सब्सटेंसेस में इस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, सेम प्रॉपर्टी मिलती है, x = y मिलता है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन लोग आइसोट्रोपी, इसको अपन लोग आइसोट्रोपी बोलते हैं। जबकि अगर आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में जाएंगे तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो NaCl, Na इनके ऊपर से होते हुए जाएंगे अगर लाइट रे चला जाए तो, और यहाँ से जाएंगे तो लाइट रे Na के ऊपर से जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसमिटेड लाइट की जो
इंटेंसिटी है वो सेम नहीं हो सकती है, इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपी, इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। तो सवाल में पूछा गया था आप लोगों से कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड एंड फाउंड टू बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो पूछ रहा था क्या वो सॉलिड पहचानिए, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या वो शाइन आपको एक फाइन क्लीवेजेस देगा, उसके जो एजेस आएंगी क्या वो फाइन कट देगा, आपको शार्प कट देगा? तो नहीं देगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी एमोर्फस की, और एमोर्फस सब्सटेंसेस जो हैं वो शार्प क्लीवेजेस नहीं देते, तो क्लीवेज प्रॉपर्टी तो आपको नहीं दिखाने वाला है। तो उसका आंसर लिखते समय सब चीज लिखी जाती है, व्हेन वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फाउंड टू बी सेम इन ऑल डायरेक्शन, देन इट्स दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रोपी, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमोर्फस सब्सटेंसेस विच कांट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। आगे चलेंगे तो क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स ऑन द बेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दूसरा बहुत अच्छा सवाल है जिसके ऊपर नीट में या मेडिकल के एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं, उन सब्सटेंसेस को छांटना है, और सब्सटेंस को छांटना किस आधार पर है आपको बताना है। आयनिक सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर हैं, ये कोवेलेंट हैं, या ये आपके पास मेटेलिक हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्चुअली में कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में डिफरेंशिएट करना। इसी में नहीं हो पाता, बाकी में तो हो जाता है। आयनिक सब्सटेंसेस में हर को पता है आयंस मौजूद होंगे, NaCl कोई भी पहचान लेगा, कोई पहचान लेगा। साफ दिख रहा K2SO4 एक आयनिक सब्सटेंस है, ये आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। आयनिक सॉलिड अलग से दिखाई देते हैं यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पर मेटेलिक है उसे भी आराम से पहचान लेंगे। मेटल्स होती है उसके अंदर, मेटल्स इसके अंदर मौजूद होती है, मेटेलिक बॉन्ड मौजूद होता है, मेटल्स होती हैं, इसके सारे एग्जाम्पल मेटल्स के आएंगे। तो टिन मेटल है, ये मेटेलिक सॉलिड में चला जाएगा। इधर आप देखें जिंक +2 सल्फेट -2 हो गया, ये आयनिक सॉलिड में चला जाएगा। ये रूबिडियम मेटल में चला जाएगा, मेटालिक सॉलिड में। अब जो बाकी बचे हुए हैं ये कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर, इनमें डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो बेहतर हो कि आप इस चीज को ध्यान से देखें। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर दोनों के अंदर ये 3 कैटेगरी हो सकती है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में आती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस टाइप के जिनमें एक एटम होते हैं। डाई एटॉमिक हो सकता है H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं। पॉली एटॉमिक में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, NH3, 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे, NH3, SO3, ये सब लोग हो सकते हैं। तो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, जो कोवेलेंट होते हैं उनकी गेंट स्ट्रक्चर होती है, यानी कि उनके स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स आपस में बहुत लंबे जुड़ जुड़ करके बहुत लंबी चेन बना रखी होती है पार्टिकल में। इनकी गेंट स्ट्रक्चर होती है, इनकी गेंट स्ट्रक्चर होती है। बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जैसे आपने ग्रेफाइट में देखे होंगे, जैसे डायमंड में देखे होंगे, कार्बन 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 में जुड़ा रहता है। बकी बॉल स्ट्रक्चर देखी होगी आपने, फुलरेंस देखे होंगे, वो सब इसके अंदर आते हैं। आइए छांटते हैं। अब आप आराम से छांट पाएंगे। जैसे आप यूरिया को देखेंगे तो यूरिया किसके एग्जाम्पल में जाएगा? अगर आप यूरिया को यहाँ पर चेक करेंगे तो यूरिया कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर दोनों में हो सकता था, लेकिन ये जाएगा मॉलिक्यूलर में, चूंकि इनकी सिंपल स्ट्रक्चर होती हैं। ये मॉलिक्यूलर में जाएगा, ये भी मॉलिक्यूलर में जाएगा, ये भी मॉलिक्यूलर में जाएगा, सिंपल स्ट्रक्चर है। ये भी मॉलिक्यूलर में जाएंगे, दोनों के दोनों, ये भी मॉलिक्यूलर में जाएंगे। ग्रेफाइट को अगर आप देखेंगे तो ग्रेफाइट जो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर, चूंकि इसकी गेंट स्ट्रक्चर होती है, लंबी लंबी शीट्स होती हैं इसके अंदर, हेक्सागोनल शीट्स, हेक्सागोनल रिंग की शीट्स बनी हुई रहती हैं। इस प्रकार से ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर रहती है, आप लोग 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ के रखते हैं। ऐसे करके यहाँ पर इसमें हेक्सागोनल शीट्स आपस में फ्यूज्ड रहती हैं। फिर एक और ऐसी शीट होती है, और ये शीट्स आपस में जो हैं ये वन डबल फुट्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पर कनेक्टेड रहती हैं। तो इसकी गेंट स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से इसको कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर में से अगर छांटा जाए तो ये कोवेलेंट के एग्जाम्पल में जाएगा, ये जाएगा कोवेलेंट के एग्जाम्पल में। सिलिकॉन कार्बाइड गेंट स्ट्रक्चर होती है, कोवेलेंट में जाएगा। आर्गन की अगर आप बात करें तो ये वही मोनो एटॉमिक में जाएगा, और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल में जाने वाला है। मॉलिक्यूलर सॉलिड बड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल में आप अगर आर्गन की बात करें तो आप कहेंगे आर्गन में तो मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए अगर यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्टिव बना तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, इससे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है ये, जो एनसीईआरटी का गिवन है। यहाँ पर आप देखें तो 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है, एक सॉलिड ए है जो बहुत हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अब देखो सॉलिड के अंदर 3, ये सॉलिड की 4 प्रजातियां हैं सॉलिड की, एक आयनिक है, एक मेटालिक है, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर। ये दोनों के दोनों जो है इंसुलेटर तो नहीं होते हैं, ये दोनों के दोनों नॉट इंसुलेटर, इंसुलेटर तो नहीं होते हैं ये। आपको पता है आयनिक सॉलिड को अगर आप देखो तो मतलब मेटल्स तो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं,
आयनिक सॉलिड्स मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन पूछ रखा है, हम तीनों क्वेश्चन को एक साथ इसे लिखा है यहाँ पर, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट एक्सप्लेन। पहले 8वें क्वेश्चन को देख लीजिए आप कि आयनिक सॉलिड जो है वो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करता। 11th में ही पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल सा आंसर होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर आयन मौजूद होते हैं और आयन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। मूव तब कर पाएंगे जब वो मॉल्टन स्टेट में होंगे। तो सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट मोबाइल। अगर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखना हो तो आंसर लिखा जाएगा एज आयंस आर नॉट मोबाइल हेंस इन सॉलिड स्टेट आयनिक सॉलिड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका आंसर हो गया। अब मैं वापस क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट। तो उसने कहा कि वो इंसुलेटर है सॉलिड में भी और मॉल्टन में भी। तो अगर मॉल्टन में भी है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा तो ये वाला सॉलिड भी वो नहीं हो सकता, ये दोनों ही नहीं हो सकते हैं। यानी कि इन दोनों में से किसी एक का नंबर आएगा, या तो कोवेलेंट का आएगा मॉलिक्यूलर का आएगा। अब उसने एक बात और बोली है, एट इसका जो मेल्टिंग एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर आप देखें तो इन दोनों में से, क्योंकि इनकी गेंट स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको मेल्ट करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इस वजह से जिस सॉलिड की वहाँ पर बात की जा रही है वो और कोई नहीं, वो एक कोवेलेंट सॉलिड है। इनके अंदर नहीं होते हैं, यहाँ पर तो सिंगल मॉलिक्यूल रहते हैं ऐसे करके, इनके अंदर नहीं होते हैं, इनके अंदर होते हैं। गेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट आने वाले ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर कुछ टंगस्टन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इन सब की यहाँ पर बातें आने वाली हैं। टंगस्टन कार्बाइड बहुत हार्ड मटेरियल होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। जितनी इसकी मैंने आपके लिए यहाँ पर एक बड़ी प्यारी स्ट्रक्चर निकाल के, टंगस्टन कार्बाइड जो होता है अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की वजह से, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से, ये जल्दी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से इसकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल की कि जितनी आप ये काटने वाली चीज़ें देखते होंगे, आरी वगैरह देखते होंगे, इनके टूथ के ऊपर जो है टंगस्टन कार्बाइड लगा हुआ रहता है। यानी कि जो आपका कोवेलेंट सॉलिड है, एक शानदार कोवेलेंट सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड, इसकी शक्ल ऐसी होती है। मैं चाहता था कि आपको पता हो, हर आरी में, हर चीज़ के ऊपर जो काटने वाली डिवाइस होती है, जिनसे आप बड़ी ज़रूरी चीज़ें काट रहे होते हैं, लकड़ी काटते हैं, लोहा काटते हैं, उसके टिप के ऊपर ही लगा हुआ रहता है। खैर, तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेलिएबल एंड डक्टाइल। आपको पता है मेलिएबल डक्टाइल हम 8th-9th में पढ़ लिया करते हैं। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो उसका मतलब जिस क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर रहा है वो और कोई नहीं, मेटल्स की बात कर रहा है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म लैटिस पॉइंट। अब एक्चुअली क्रिस्टल जो होता है वो या तो एटम से मिलकर बना होगा, या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, या आयन से मिलकर बना होगा। चूंकि केमिस्ट्री में यही 3 चीज़ रहती हैं, या तो एटम, या मॉलिक्यूल, या आयन। तो एटम, मॉलिक्यूल या आयन के अरेंजमेंट को जब हम शो करते हैं तो पॉइंट्स बना बना के शो करते हैं क्रिस्टल के अंदर, कि भैया एटम, मॉलिक्यूल या आयन्स जो हैं इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड हैं, है ना, इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड हैं। फिक्स्ड फैशन में ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो उसको हम क्रिस्टल बोल देते हैं, ऐसे करके क्रिस्टल बोल देते हैं। तो एटम, मॉलिक्यूल या आयन को अपन पॉइंट्स बना के दिखाते हैं और इन पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। सामान्य भाषा में कहूँ तो मुझे बार बार एटम या मॉलिक्यूल या आयन न बोलना पड़े, इसकी जगह पर मैं लैटिस पॉइंट बोलता हूँ। आपको मालूम है, इनको जोड़ जोड़ करके अपन यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कि क्रिस्टल के अंदर ऐसे करके यूनिट सेल वगैरह हम बना सकते हैं। ये लिख रखा है हमने, यहाँ पर लिख रखा है इन क्रिस्टल टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। मुझे बार बार बोलना पड़ता है। वी नॉर्मली मेक पॉइंट्स कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। इन अदर वर्ड्स लैटिस पॉइंट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जिससे मिलकर बना है एटम या मॉलिक्यूल या आयन, इन द क्रिस्टल लैटिस। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। नेम द पैरामीटर्स विच कैरेक्टराइज द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल जो पढ़ते हैं हम, मोनोक्लिनिक, सिंपल, क्यूबिक, हेक्सागोनल, इनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो 2 चीज़ डिफरेंशिएट करती हैं, एक तो इनके बीच का एंगल, एक तो ये एजेस ए, बी और सी एजेस, और एक इनके बीच का एंगल। ये रहा यहाँ पर गामा, अल्फा, बीटा, ये इनके एंगल्स हैं। ये रहा यहाँ पर अल्फा, ये रहा बीटा। इसमें ध्यान रखिएगा, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो गामा है, बी और सी के बीच का जो एंगल है वो बी और सी के बीच का एंगल अल्फा है, और इनके बीच का एंगल यहाँ पर बीटा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा
तो किस वजह, किस चीज़ से आप क्लासीफाई कर सकते हैं? दो चीज़ से कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा, इन एंगल्स को जो बोलते हैं अपन इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं, और ए बी सी इनको एज लेंथ्स बोलते हैं। ए बी सी को एज लेंथ बोलते हैं। तो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में डिफरेंस होने की वजह से यूनिट सेल अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। अगला सवाल रखा है एनसीईआरटी ने, डिस्टिंग्विश इन बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। तो एनसीईआरटी ने इसके बारे में पूछ रखा कि हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक के बीच में आप डिस्टिंग्विश करिए। तो चलिए डिस्टिंग्विश कर लेते हैं इनके बीच में। कैसे डिस्टिंग्विश होगा आइए देखिए। ये मैंने यहाँ पर हेक्सागोनल बना रखा है। इसको अगर मैं ऐसे करके इसको यहाँ पर ये बना लूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैंने इतना इतना सेगमेंट इसमें से यहाँ से निकाल लिया। और आप इस बात को देख रहे होंगे कि अगर मैं पूरी हेक्सागन की बात करूँ तो मैंने इस हेक्सागन का 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट अलग कर लिया है। अब अगर हम बात करें तो ये रहा अपना इधर, ये आप इधर फिर से देख लीजिए, इधर इसका मतलब ये ए है, ये ए है, इधर वाला बी है, ऊपर वाला सी है। तो ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ए और बी तो बराबर है, ए और बी बराबर है, लेकिन सी बराबर नहीं है, सी की लेंथ एकदम अलग जा रही है। अगर आप अल्फा बीटा और गामा एंगल देखेंगे तो ये वाला जो एंगल यहाँ पर आ रहा है, दिस एंगल, ये वाला एंगल जो गामा एंगल है, दिस इज 120। बाकी अगर आप अल्फा बीटा एंगल देखोगे, यहाँ पर अल्फा बीटा एंगल अगर आप देखोगे, ये एंगल देखोगे, ये एंगल देखोगे, अल्फा बीटा एंगल देखोगे तो आपको एंगल 90 डिग्री दिखाई देंगे। मोनोक्लिनिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोनोक्लिनिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो वही, यहाँ पर कोई सी भी लेंथ बराबर नहीं होती, ए बी सी तीनों डिफरेंट होती हैं। अल्फा और गामा एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। इसके ऊपर फिर एक बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है। मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार बना रखा है, बनता नहीं है, बन रखा है। कई मरतबा आईआईटी पूछ चुकी इन चीज़ों को, क्योंकि इस जगह से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है। ये टेबल आप लोगों को हर समय, हर पल, हर दम याद रहनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल के अंदर एनसीईआरटी ने सारी की सारी बातें डिस्कस कर रखी हैं। एनसीईआरटी ने यहाँ पर सारी की सारी बातें इसमें डिस्कस कर रखी है। मोनोक्लिनिक, ये रही, एक बार देख लीजिए। ये क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जब भी परीक्षा में जाएं, नीट की परीक्षा में जाएं तब, JEE मेंस की परीक्षा में जाएं तब, ये टेबल आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। बहुत काम की टेबल है, इससे अभी बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बहुत कुछ है इस टेबल में, यहाँ से क्वेश्चन बनाने के लिए काफ़ी कुछ मटेरियल है यहाँ पर, जहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ही आगे पूछ रखा था, फेस सेंटर्ड एंड एज सेंटर यूनिट सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मालूम है, बड़ा इजी सी बात है। तो फेस सेंटर में सारे के सारे कोनों पे एटम रखा होता है, और इसके साथ साथ सारी की सारी फेस पर रखा होता है। तो ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। और जब इसका जेड निकालते हैं तो सारे के सारे कोनों पर रखा होता है, तो 8 × 1/8, और सभी फेस पे रखा होता है तो 6 × 1/2, चूँकि फेस पर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है। इसका जेड आता है 4। जबकि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर सारे के सारे कोनों पे रखा होता है, सारे के सारे कोनों पे रखा होता है, और एक आमने सामने की 2 फेस सेंटर पे रखा होता है इस जगह पर। और जब आप इसका जेड निकालते हैं तो जेड की वैल्यू आती है 8 × 1/8, प्लस यहाँ पर 2 रखे हुए हैं फेस सेंटर पर 1/2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 2। यानी कि इसका जो जेड आता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC के बराबर आता है। एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर। बड़ी सिंपल सी बात है, कॉर्नर पर अगर एटम रख रखा हो तो वो उस क्यूब का कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है, और बॉडी सेंटर पर रखा हो तो कितना करता है। तो बॉडी सेंटर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बॉडी सेंटर पर तो पूरा का पूरा ये क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर अगर मैं यहाँ पर एटम डाल दूँ तो एटम पूरा का पूरा अपने आप को इसके अंदर समाया हुआ है। तो यहाँ पर ये तो इसका फुल कंट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पर इसका यहाँ पर फुल कंट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि ये और किसी दूसरे क्यूब के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब आप कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर की जब आप बात करते हैं तो कॉर्नर पे रखा हुआ एटम, ये कॉर्नर पे रखा हुआ एटम 8 अलग अलग क्यूब्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो दिखा देता हूँ आपको। अभी दिख रहा होगा आपको, 2 क्यूब में इन्वॉल्व होता दिख रहा होगा। अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो आपको ये 4 क्यूब में इन्वॉल्व होता दिख रहा होगा। और अगर मैं इसके ऊपर अभी यहाँ पर डबल स्टोरी बना दूँ ऐसे करके, आप समझ रहे होंगे, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे डबल स्टोरी बना दूँ, इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दूँ, डबल स्टोरी बना दूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि ये एटम अब कितने क्यूब्स के अंदर इन्वॉल्व हो गया, 8 क्यूब के अंदर इन्वॉल्व हो गया। यानी कि एक क्यूब के अंदर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 हो गया, तो उधर 1/8 आने वाला है। What is the 2-dimensional coordination number of a molecule in square closed packed structure? स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऐसी है, और एक एटम को अगर आप देखोगे, वाले सेंटर एटम को अगर हम देखें तो उसके चारों तरफ
जो एटम से टच कर रहे हैं उनकी संख्या 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो गया 4। आगे लिख रखा अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। तो अगर आप इसको देखें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, और जो स्ट्रक्चर जिन्होंने बनाई है उनके पूरे टोटल एटम्स की संख्या 0.5 मोल है। तो आप अगर देखें तो आपको पता होगा कि अगर एटम्स इन पैकिंग कौन कौन सी, FCC या CCP, पैकिंग के अंदर अगर n एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 2n, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं यहाँ पर n। ये हिसाब किताब रहता है। तो यहाँ पर जो आपके पास टोटल आपको पूछ रखा था कंपाउंड फॉर्म्स CCP अरेंजमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ इट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एटम्स इन पैकिंग की बात करूं, एटम्स इन पैकिंग, तो पैकिंग में जो एटम है वो है 0.5 मोल। तो अगर मैं टेट्राहेड्रल होल्स की बात करूं तो वो हो जाएंगे 0.5 × 2 यानी कि 1 मोल। और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल होल्स की बात करूं तो वो हो जाएंगे 0.5 मोल्स। तो अगर टोटल की बात करूं, टोटल वॉइड्स या टोटल होल्स, टोटल वॉइड्स, तो आप समझ रहे होंगे, एक यहाँ पर आए, 0.5 यहाँ पर आया, तो ये 1.5 मोल हो गया। 1.5 मोल वॉइड का मतलब, अगर 1.5 मोल वॉइड को दिखा जाए तो उसका मतलब हो जाएगा 1.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि आप समझ रहे होंगे 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इससे आप निकाल सकते हैं, आपके पास यहाँ पर टोटल वॉइड्स की संख्या निकल करके आ जाएगी। आगे चलते हैं। तो एक ये अगला सवाल भी 16th क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि सामान्य लगने वाला सवाल, लेकिन है बड़ा अच्छा सवाल। अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत अच्छा सवाल आपको देखने में लगेगा। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट से बना M और N से। द एलिमेंट N फॉर्म्स CCP। अब CCP में या CCP या FCC की अगर आप बात करें, तो अगर आप बात करें CCP स्ट्रक्चर की, CCP या FCC स्ट्रक्चर की, तो इन स्ट्रक्चर के अंदर जो Z होता है उसकी वैल्यू 4 होती है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है। इसका मतलब यहाँ पे बोल रखा था कि एलिमेंट N फॉर्म्स CCP, तो इसका मतलब N की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। अब वो बोल रहा है अगर मैं एटम्स पैकिंग में 4 हूँ, तो आपको मालूम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की अगर बात करूँ तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2 गुने होते हैं, यानी कि हो जाएंगे 8। अब सवाल के अंदर क्या बोल रखा है, कैपिटल M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ TD वर्ड्स। तो कैपिटल M की अगर बात करें तो TD वर्ड्स कितने हमारे पास 8 हैं, उसका 1/3 यानी कि हो गया 8/3। तो आपसे अगर M/N निकालने के लिए कहा जाए तो M/N अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3:4। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2/3:1, और ये हो जाएगा 2:3। अगर आप थोड़ा समझें तो ये कंपाउंड और कोई नहीं Fe2O3 है, उस टाइप का सॉलिड है। दिस इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आप इसे बोल सकते हैं। ये Fe2O3 का एग्जाम्पल था जो सवाल यहाँ पर अभी हमने इस जगह पे किया है। इधर आते हैं वापस, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटिस हैज़ द हाइएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। पैकिंग एफिशिएंसी हम सभी को पता है कि जो सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक की आती है 54%, और बॉडी सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो वो आती है 68%, और FCC की अगर बात करते हैं तो वो आती है यहाँ पर 74%। ये 52.4 होता है, नॉट 54, ये 52.4%। यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है कि आपको उसका ओरिजिनल डेटा याद होना चाहिए। तो ओरिजिनल डेटा की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में 68 ना होकर के ये होता है यहाँ पर 67.98%, और ये होता है यहाँ पर इसका एक्चुअल डेटा वो होता है इधर 74.01%। तो बेहतर हो कि आप इसका जो ओरिजिनल डेटा है उसे याद करके जाएं, क्योंकि ओरिजिनल डेटा के ऊपर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आप बढ़िया रहेगा कि उसका ओरिजिनल डेटा याद करके जाएं। अब यहाँ पर ये रहा एक क्वेश्चन दे रखा डेंसिटी का, और इसे कैसे करेंगे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है। डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारे पास इधर Z इंटू यहाँ पर रखा जाता है मोलर मास, Z इंटू मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसका हम प्रयोग करते हैं, और इस सवाल के अंदर सब कुछ दे रखा है।
आपसे नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पूछा, नेचर का मतलब वो बीसीसी है, एफसीसी है कि सिंपल क्यूबिक है, यानी कि जेड निकालने, तो अगर आपको जेड निकालने तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। तो आप यहाँ पर वैल्यूज को सीधा रख सकते हैं, जेड निकालना है, जेड निकालना है तो रख लीजिए। डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी आपको दे रखा है इसके अंदर, एलिमेंट का मोलर मास ये है, फॉर्म्स क्यूबिक यूनिट सेल इफ इट्स डेंसिटी 2.7 10 टू द पावर 3, तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3, देखो ये रखा हुआ है यहाँ पर किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब है। फिर ए 405 पिकोमीटर है, 405 पिकोमीटर का मतलब हो गया आपको 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपके पास 405 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन मोलर मास, मोलर मास दे रखा है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2, ये है किलोग्राम अपॉन मोल। तो आप अगर देखेंगे तो सारी यूनिट कट जाएंगी, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो जेड की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 3.9 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4, और जेड की वैल्यू 4 आने का मतलब साफ साफ होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो और कोई नहीं, वो एक एफसीसी स्ट्रक्चर है। तो ये एफसीसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हुई चीज थी। 18वां क्वेश्चन, आगे आते हैं। What type of defect can arise when a solid is heated? सॉलिड को गर्म करने पे कैसा डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में पूछा हुआ है। और विच फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे, ये क्वेश्चन है। तो जब हम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं तो डिफेक्ट्स के अंदर इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो क्या होता है, ऑन हीटिंग सम ऑफ लैटिस पॉइंट लीव देयर नॉर्मल लैटिस साइड्स एंड क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट लाइक एफ सेंटर, ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। NaCl के क्रिस्टल गर्म करते हैं, NaCl के क्रिस्टल गर्म करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये NaCl के क्रिस्टल, याद करिए NaCl के क्रिस्टल गर्म करते थे तो उसमें से कुछ Cl पार्टिकल अपनी जगह छोड़ करके निकल जाते थे, वहाँ पर एफ सेंटर क्रिएट करते थे, इसकी वजह से यहाँ पर कलर आता है। और कुछ पार्टिकल चूंकि अपनी जगह छोड़ करके चले गए तो ऑब्वियस सी बात है क्रिस्टल का मास कम हो गया होगा, क्रिस्टल का मास कम हो गया होगा तो इसके अंदर डेंसिटी कम होएगी। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन बना, ऑन हीटिंग सम लैटिस पॉइंट लीव देयर नॉर्मल लैटिस साइड्स, और उसकी जगह पर क्रिएट वैकेंसी डिफेक्ट लाइक एफ सेंटर, और इसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी में कमी आने वाली है। अब जो ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये पुनः JEE मेंस या नीच के मतलब का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। व्हाट टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय ZNS और AGBR यहाँ पर दे रखा है। तो जिंक सल्फाइड के बारे में आपको मालूम है, इसके अंदर अगर हम डिफेक्ट की बात करें तो एक तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर आधी जो लैटिस साइट्स होती हैं वो खाली होती हैं, तो जिंक एक जगह से डिसलोकेट होकर के दूसरी जगह जा सकता है। इसके अलावा आप अगर ZNS की बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाएगा ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन द साइजेस ऑफ Zn+2 सल्फर 2 नेगेटिव। लेकिन जो AGBR है इसके बारे में आपको शायद सूचना होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है, ये ऐसा क्रिस्टल है जिसके अंदर शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्रिस्टल ऐसा है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों पॉइंट्स डिफेक्ट दिखाता है, तो उसके एग्जाम्पल में AGBR है। पूछा भी जा चुका है कई बार, पीछे कॉम्पिटिशन्स के अंदर कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको ये तैयार रहना चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में, और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, पहले क्वेश्चन को देखते आइए। क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा था, एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंस इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी इन इट। NaCl है, NaCl में Na के ऊपर +1 चार्ज है, 1 वैलेंसी हुई, उसके अंदर अगर मैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दूं तो Na पर तो +1 चार्ज है और स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज है, तो अगर मैं NaCl में हायर वैलेंसी का सब्सटेंस SrCl2 ऐड कर दूं, अब ऐड करने का मतलब ये नहीं कि आपने नमक में सिंपल स्ट्रोंशियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट दोनों सॉलिड्स मिला और डिफेक्ट पैदा हो गया, नहीं। आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले NaCl को पिघलाना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। NaCl मेल्ट हो जाएगा,
मेल्ट होने के बाद खूब सारा NaCl ले रखा है माना आपने, उसको मेल्ट करने के बाद उसमें 2-3 चम्मच आप मोल्टन स्टेट में SrCl2 डाल दो, मिक्स कर दो और ठंडा कर दो। ठंडा करने पे क्या होगा, पार्टिकल्स फिर सेटल डाउन होंगे, अपनी अपनी लोकेशन पकड़ेंगे। तो कुछ कुछ जगहों पर Na की जगह पर स्ट्रोंशियम आकर के बैठ जाएगा। कुछ पिक्चर इस प्रकार की दिखाई देगी, ये रहा देखो। तो ये यहाँ पर NaCl था, इस NaCl में कुछ कुछ जगहों पर जैसे अभी आपने इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया तो क्या होगा कि इस Na की जगह पर कैटायन में इस जगह पर बैठ गया स्ट्रोंशियम+2। तो अब ये क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है नहीं, चूंकि इसके ऊपर तो प्लस चार्ज आ गया। तो आजू बाजू से इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आजू बाजू से अड़ोस पड़ोस से यहाँ से किसी कैटायन को हटना पड़ेगा। ये कैटायन रहेगा क्रिस्टल में लेकिन किसी और जगह चला जाएगा, उस जगह नहीं रहेगा जहाँ पर स्ट्रोंशियम, उसके आसपास नहीं रहेगा, थोड़ा दूर कहीं जाके दूसरी जगह पर सेट हो जाएगा। अब जो यहाँ पर क्रिएट हुआ, दिस इज कॉल्ड CV, कैटायन वैकेंसी कहलाती है। ये इसे कैटायन वैकेंसी बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी जगह पर अपन यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड डालते, अगर एल्युमिनियम क्लोराइड डालते तो एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम पे प्लस का 3 चार्ज होता है। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक सोडियम यहाँ से जाता है और आजू बाजू के एक आधे सोडियम को और यहाँ से उठना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 CV पैदा होंगी, 2 कैटायन वैकेंसीज यहाँ पर पैदा होती है। तो यहाँ पर इसको पूरे को लिख दिया गया है। इसका आंसर आप मेरे साथ देख सकते हैं, लिख रखा है यहाँ पर, इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोल्टन, गला के डालना है, 2 सॉलिड्स को मिक्स नहीं करना, मोल्टन SrCl2 इज एडेड इन मोल्टन NaCl एंड देन मिक्सचर इज कूल्ड, उसे ठंडा करेंगे आप, सम ऑफ द लैटिस साइड्स ऑफ Na+ इज रिप्लेस्ड बाय Sr+2, कुछ कुछ Na+ की जगह Sr+2 आके बैठ जाएगा। एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फॉर ईच Sr+2, 2 Na+ हैज टू लीव देयर लैटिस साइड्स। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अगर एक Sr+2 बैठ जाएगा तो उसकी जगह 2 सोडियम को हटना पड़ेगा। एक जगह पर तो Sr ही बैठ जाएगा और दूसरी जगह यहाँ पर कैटायन वैकेंसी पैदा हो जाएगी। एंड अदर lattice sites out of which one is occupied by Sr+2 and other lattice site, 2 बार साइट लिख दिया है, इसको हटा लेते हैं। other lattice site remains empty, this empty lattice site is called cation vacancy। खैर आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ionic solids which have anionic vacancies due to metal axis defect develop color, explain with the help of a suitable example। अभी भी आपके सामने मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था। ये कुछ सॉलिड्स अगर हमारे पास होते हैं, जब उनको हीट करते हैं तो उसमें से यहाँ पर नेगेटिव आयन निकल जाते हैं, एनायन वैकेंसी आ जाती है, और जब नेगेटिव आयन चले जाएंगे तो क्रिस्टल के अंदर कैटायंस की संख्या बढ़ जाएगी। इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में यही वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, यही लाइट एब्जॉर्ब करता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप लगाता है, जंप लगाने के बाद फिर जब वापस आता है तो कुछ एनर्जी एमिट करता है, वो विजिबल कलर में ड्रॉप होती है और इस वजह से सब्सटेंसेस हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। इसे एफ सेंटर, फार्ब सेंटर बोलते हैं। फार्ब एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब कलर होता है। द एनायन वैकेंसी विद ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। When the solid with F center is heated, its electron becomes excited, and when it returns to the normal state, colored radiations are evolved and compound looks colored। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। NaCl येलो कलर का दिखता है, KCl जो है वो लिथियम क्लोराइड जो है वो पिंक कलर का दिखता है गर्म करने पे। उसके पीछे कारण इन्हीं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से ही ये होता है। एक सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, a group 14 element is to be converted into n-type semiconductor by doping it with a suitable impurity, to which group should this impurity belong। ग्रुप 14 के एलिमेंट को वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाहता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन फालतू का बच जाए, यानी कि हमें ग्रुप 14 के अंदर उससे ज़्यादा वैलेंसी वाला एलिमेंट डॉप करना होगा। तो उससे ज़्यादा वैलेंसी वाला एलिमेंट ये रहा, यहाँ पर ये ग्रुप 14 ये रहा। ये सब के सब 4-4 बॉन्ड बनाते हैं। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन जर्मेनियम सब 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ आपके साथ, ये रहा, तो सब 4-4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर मिला दिया आर्सेनिक। और जब मैं इसके अंदर आर्सेनिक मिला दूंगा तो आर्सेनिक जब मिक्स करूंगा तो कुछ जर्मेनियम की जगह पर आर्सेनिक जाके बैठ जाएगा। और आर्सेनिक यहाँ पे लास्ट में कितने हैं, 5। तो 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स के पास हैं। एक बॉन्ड इसने यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, और एक इलेक्ट्रॉन के पास फालतू रहेगा। यही इलेक्ट्रॉन इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो यही इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लगता है, थोड़ी सी इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है। सेमीकंडक्शन प्रॉपर्टी दिखाता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मालूम है, अगर हम इनको डाल दिया करते हैं
एक कम वैलेंसी वाले को, तो वहाँ पर होल्स बनते हैं, उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर आते हैं। बड़ा अच्छा होता है वो भी केस। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो पहले क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक में से बढ़िया परमानेंट मैग्नेट आप इसमें से किस सब्सटेंस से बना सकते हैं? जस्टिफाई योर आंसर। तो जना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को समझ लीजिए। एक्चुअली में सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब आती है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ना वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट नहीं करते, उल्टा रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो होते हैं डायमैग्नेटिक। लेकिन जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक के होते हैं, फेरी मैग्नेटिक के होते हैं, एंटी फेरी मैग्नेटिक के होते हैं। तो होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपना ओरिएंटेशन लेते हैं, कुछ सारे के सारे एक दिशा में हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। उन केसेस में से अगर आप देखें तो जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनके अंदर पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं, लेकिन जब मैं इनको रखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो इनके इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के। लेकिन कैसे अरेंज होते हैं? अनइक्वल नंबर पर। जैसे यहाँ पर देखो 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, इस टाइप से अरेंज हुए। याद करिए इसी के साथ का एक केस और था, वो होते थे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते थे। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते थे और जब मैं को मैग्नेटिक फील्ड में रखता था तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज होते थे विद इक्वल नंबर, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। तो मैग्नेटिक मोमेंट, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता था, यानी कि ये मैग्नेटिज्म शो ही नहीं करता था। और इसका एग्जांपल मैंगनीज ऑक्साइड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। आप इसको हमेशा, जो आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके आपको आंसर्स हमेशा याद रखना, उसका एग्जांपल आपको जरूर याद रहना चाहिए, MnO। लेकिन यहाँ पर बात इसकी नहीं की गई थी, यहाँ पर बात की गई थी फेरोमैग्नेटिक की और फेरी मैग्नेटिक की। तो फेरी मैग्नेटिक में एक बात तो साफ है कि यार इनके अंदर मैग्नेटिज्म बहुत कम जनरेट होने वाली है, चूंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, मैग्नेटिक फील्ड में रखे, एक दूसरे के अगेंस्ट वो अरेंज भी हो गए, अनइक्वल नंबर में हुए। तो ऑब्वियस ही बात है अगर सारे एक डायरेक्शन में होते तो अच्छा खासा मैग्नेटिज्म पैदा करते, वो तो यहाँ हुआ नहीं। लेकिन अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे डोमेन बने हुए होते हैं। उन डोमेन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पर्टिकुलर डोमेन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके डायरेक्शन एक तरफ की होती है। जैसे इनके डायरेक्शन यहाँ है, इनकी यहाँ है, इनकी यहाँ है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर सारे के सारे यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से दिखाया जाता है, नॉर्थ और साउथ पोल लगा दी ऐसे करके। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां से हटा दूं तो ये वापस डीमैग्नेटाइज नहीं होते, यानी कि परमानेंट मैग्नेट पे कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ही वो सब्सटेंसेस हैं जिनको आप परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। लिख रखा है यहाँ पर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट्स देन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। द मेटल आयन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप्ड into small regions known as domains, जिन डोमेन की बात मैं यहाँ पर कर रहा था। and these are randomly orientated, ये फिलहाल randomly orientated, डोमेन randomly oriented है। under the influence of applied field, magnetic field, all domains are oriented in the direction of the magnetic field, एक तरफा सारे के सारे हो जाएंगे। and as a result a strong magnetic field is produced, the ferromagnetic substance behaves as magnet, यही वो substance है जिनको मैग्नेट बनाया जाता है। this characteristic of the डोमेन परसिस्ट इवन व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, हटा दिया जाए तो वापस नहीं जाएंगे, परसिस्ट करेंगे। दिस इम्पार्ट्स परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर टू दीज सब्सटेंसेस, हाउएवर दिस प्रॉपर्टी इज लैकिंग इन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, देयरफॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर बेटर मैग्नेट देन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये था मेरी तरफ से, मेरे अंदाज में एनसीईआरटी के सॉलिड स्टेट चैप्टर के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, मेरी एक्सप्लेनेशंस कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।